Good morning, students. Our next topic is time. टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एनी चेंज और मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशन कॉल्ड टाइम. कुछ भी मूवमेंट हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, वो हम किसके विद रिस्पेक्ट बताते हैं? टाइम के विद रिस्पेक्ट. टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक टुगेदर. टाइम के साथ साथ जो चेंज होता है, तो इसका मतलब टाइम और चेंज जो है वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होंगे. सम नेचुरल इवेंट्स लाइक द सोलर और द ल्यूनार एक्लिप्स हैपन्स वंस इन अ वाइल. ल्यूनार एक्लिप्स है या सोलर एक्लिप्स है, वो साल में एक बार होता है. अदर नेचुरल इवेंट्स repeat themselves over a regular fixed interval of time. We refer to such regular repeating event to as a periodic events. periodic events क्या होते हैं? जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं. एक फिक्स टाइम के बाद जो भी मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. In ancient time, people use such natural events repeating themselves at regular interval of time. Example: sunrise, sunset, season in a year, change in the appearance of moon. आपको पता है कि पुराने वाले टाइम में कोई कैलेंडर नहीं हुआ करता था, कोई क्लॉक नहीं होती थी, तो लोगों को पता कैसे चलता था दिन का या रात का? सनराइज़ हो रहा है तो मतलब दिन है, शाम के टाइम पे सनसेट हो गया तो शाम हो गई. इसी तरह से मून की अपीयरेंस, मून का साइज़ छोटा बड़ा होना, इससे उनको पता लगता था कि अब पूर्णिमा है, अमावस्या है. टू काउंट एंड डिफाइन द इंटरवल्स ऑफ टाइम, इससे वो टाइम का पता लगाते थे. द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक क्या बनता है? एक डे बनेगा. सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. आपको पता है 15 डेज फुल मून होता है और 15 डेज न्यू मून. तो टोटल जब एक न्यू मून से दूसरा न्यू मून आएगा तो इससे क्या बनता है? एक मंथ बनेगा. इसी तरह से ईयर को कैसे पता लगाते थे? ईयर कैसे कंप्लीट होता था? अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. अर्थ सन के अराउंड जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो इससे क्या बनता है? ईयर बनता है. तो ये सारे जो हमने मोशन बताए, डे बना या फिर मंथ के बारे में बता रहे हैं, अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, ये मोशन क्या है? फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये मोशन कैसा कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन. तो ये जो चेंजेस हुए वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? टाइम के ऊपर. नेक्स्ट ये रखा है मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को मेजर कैसे करते थे? द अर्ली साइंटिस्ट डेवलप मैनी डिवाइसेज टू मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर मच स्मॉलर देन अ डे. पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बना रखे थे जिससे वो टाइम इंटरवल्स को मेजर करते थे. जैसे डिवाइसेस लाइक द sundial, hourglass and water clock were used to measure time. ये आपको दिखाई भी दे रहा है sundial, सन की शेडो पड़ रही है इसके ऊपर, जितना एंगल बनेगा उस एंगल को देख करके वो पता लगाते थे कि टाइम कितना हुआ है. इसी तरह से आपको यहाँ पर आवर ग्लास भी दिखाई दे रहा है. तो ये सब क्या थे? ऐसे डिवाइसेस थे जिनका यूज़ किया जाता था टाइम को मेज़र करने के लिए. नाउ अ डेज वी डिपेंड ऑन क्लॉक्स एंड वॉचेस टू मेज़र इंटरवल्स ऑफ टाइम. आजकल तो सबके पास क्लॉक है, वॉच है, जिससे हम टाइम को देख पाते हैं. क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस दैट वी नाउ यूज़ मोस्ट ऑफन. तो क्लॉक और वॉच क्या है? आज के टाइम पे ऐसे डिवाइसेस है जिनका हम यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए. मोस्ट ऑफ द क्लॉक मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. एंड ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब आपको पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो क्या है? सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम होता क्या है? ये आपको इस क्लॉक में दिखाई दे रहा है. नीचे मेटल का एक बॉब राउंड शेप में जो फ्रीली मूव कर रहा है और ऊपर से इसको फिक्स किया हुआ है. ये क्या है? सिंपल पेंडुलम. तो अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाती है, जो फर्स्ट पैरा है वो उसकी डेफिनेशन है. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल बॉल. किसका बना हुआ है? ये मेटल का. अटैच टू अ टोट लाइट स्ट्रिंग. टोट मतलब बिल्कुल लाइट वेट है ये, मतलब जो स्ट्रिंग है जिसके साथ अटैच है उसका कोई भी वेट नहीं है, बहुत कम वेट होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 को टेंड करता है, वेटलेस होगा. दैट इज़ फिक्स्ड रिजिड एट वन एंड. और ये एक एंड पर फिक्स है और दूसरे एंड से जो पेंडुलम है हमारा वो फ्री है दूसरे एंड से. द बॉब ऑफ पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट. जो पेंडुलम है वो फ्री है किस चीज़ के लिए? ऑसिलेट करने के लिए. ऑसिलेट का मतलब मूव करने के लिए. व्हेन पेंडुलम इज एट रेस्ट इट इज़ इन इट्स मीन पोजीशन. अभी आपको देखो पिक्चर में कैसे दिखाई दे रहा है? मीन पोजीशन में है, सेंटर में है. मतलब पेंडुलम जब रेस्ट पे होगा, जब रुका हुआ है तो वो कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन मतलब सेंटर में होगा.
व्हेन द बोब ऑफ पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब इसको हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है अपनी पोजीशन से एरो के साइन से दिखाई दे रहा है कि ये डिस्प्लेस हो रहा है। एक ही पेंडुलम है, ये 3 पेंडुलम नहीं है, एक पेंडुलम है, इसकी पोजीशन बता रखी है। जब ये पेंडुलम मूव करेगा तो कहाँ जाएगा अपने मीन पोजीशन के, एक बार राइट साइड जाएगा फिर लेफ्ट साइड जा रहा है। द बोब अंडरगोज अ रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन, और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो। अपने मीन पोजीशन के एक बारी राइट में जाना फिर लेफ्ट में जाना, इस मोशन को क्या बोला, टू एंड फ्रो। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन। जब इसका वन टू एंड फ्रो कंप्लीट हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। वन ऑसिलेशन गेट कंप्लीटेड व्हेन पेंडुलम गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स मीन पोजीशन देन अदर एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स मीन पोजीशन। मतलब जब पेंडुलम मीन पोजीशन से एक बार कहाँ गया, राइट साइड, फिर वापस राइट से मीन पर आया, फिर मीन से लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट से मीन पर आया, तब जा कर के इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। The time taken to complete one oscillation by pendulum is known as time period of pendulum। ये definition भी बहुत ज़्यादा important है। time period of pendulum को define कैसे करोगे, time taken to complete one oscillation। पेंडुलम एक oscillation को complete करने में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, time period of a pendulum। अब आपको बता रखे कि जो पेंडुलम की डिस्कवरी है वो किसने की थी, गैलीलियो ने। एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू गैलीलियो। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में किसने बताया था हमें, गैलीलियो ने। स्टोरी गोज दैट वन डे ड्यूरिंग हिज विजिट टू अ चर्च ही नोटिस दैट गैसेस लैम्प हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग वर स्विंगिंग ड्यू टू द ब्रिज। गैलीलियो नोटिस दैट द स्विंगिंग वॉज पीरियोडिक इन नेचर। एक दिन वो चर्च में गए, चर्च में उन्होंने क्या देखा, दैट लैम्प जो है, लैंप जो दीवार के साथ में उन्होंने लटका रखे थे चर्च के अंदर डेकोरेशन के लिए, वो हवा की वजह से क्या कर रहे थे, लैंप मूव कर रहे थे, अपने मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड जा रहे थे, राइट साइड जा रहे थे। तो गैलीलियो ने नोटिस करा कि जो ये लैंप मूव कर रहे हैं वो कैसे पीरियोडिक है, मतलब फिक्स टाइम के बाद में सभी अपने मेन पोजीशन के राइट में हो रहे हैं, फिर लेफ्ट में हो रहे हैं। ही मेजर्ड देयर टाइम पीरियड बाय काउंटिंग ऑफ द बीट्स ऑफ हिज रिस्ट। रिस्ट में आप देखते हो, रिस्ट पे जब आप थंब लगाते हो तो आपको पल्स साउंड सुनाई देती है, पल्सेस के बारे में पता चलता है आपको। तो पल्स रेट से उन्होंने टाइम पीरियड को नोटिस करा, काउंट करा कि कितने टाइम में ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, जितने भी लैंप थे सेम लेंथ वाले लैंप वो सब सेम टाइम पीरियड में स्विंग कर रहे थे, मतलब ऑसिलेट कर रहे थे। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट द बेसिक आइडियाज अबाउट द सिंपल पेंडुलम। तब चर्च में उन्होंने उस लैंप को देख करके सिंपल पेंडुलम के बारे में सोचा और उसके बाद उसकी डिस्कवरी की। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दे रखी है, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर कैसे करेंगे, करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंपल उसको हमने थ्रेड के साथ में फिक्स कर दिया एक एंड से, और थ्रेड की लेंथ कितनी ले रखी है हमने, 1 मीटर। 1 मीटर थ्रेड के ऊपर हमने क्या करा, सिंपल पेंडुलम को बांध दिया उसके ऊपर। लेट द बोब ऑफ पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। जब सेंटर में होगा तो इसका मतलब रेस्ट पर है जब पेंडुलम, तो वो मीन पोजीशन पे लाई करेगा। अब क्या कर रहे हैं हमने पेंडुलम को, आप क्या करोगे, जहाँ पर भी आप इसको ऑसिलेट कराओगे वहाँ पर चौक से या किसी मार्कर की हेल्प से आप 5 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा लेना, और फिर क्या करोगे, पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन के राइट साइड में ऑसिलेट कराओगे, फिर इसको रिलीज़ कर देना, मतलब छोड़ देना। लेट द पेंडुलम ऑसिलेट फॉर सम टाइम। अब क्या करेगा, पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। स्टॉप वॉच की हेल्प से आप इसका टाइम पीरियड नोट करोगे। टोटल 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम को कितना टाइम लगा। तो 1 ऑसिलेशन आपको कैसे बताई थी, 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी, जब O से B, B से O, O से A, वापस A से O तक आएगा, तब जा कर के इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। दैट मीन्स मीन पोजीशन से राइट, फिर राइट से मीन, मीन से लेफ्ट, लेफ्ट से फिर मीन, तब जा कर के इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से हमें टोटल 10 ऑसिलेशन का
टाइम पीरियड मेजर करना है किसकी हेल्प से, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आप सबने देखी हुई है फिजिक्स लैब में। तो क्या करेंगे हम, 5 रीडिंग लेंगे। 5 रीडिंग लेने के बाद में टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन, कितना टाइम लगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी, हमारे पास रीडिंग आ जाएगी किसकी, टाइम पीरियड की। इज द टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस, क्या टाइम पीरियड सेम होगा हर केस में? वी विल फाइंड दैट स्लाइड चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डजंट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अ पेंडुलम गिवन लेंथ टेक अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो जब हमारी रीडिंग आएगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर पेंडुलम की जो हमने थ्रेड से अटैच कर रखा है उसकी लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा, सेम आएगा। हो सकता है माइनर सा डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल आपकी रीडिंग आ रही है 10.1 सेकेंड, 10.2 सेकेंड, तो 0.1 का डिफरेंस जो है वो माइनर डिफरेंस है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल हुआ। दैट मीन्स हमारी रीडिंग जो है, अगर थ्रेड की लेंथ सेम है तो हर केस में रीडिंग कैसी होगी, सेम होगी, उसमें चेंज ज़्यादा नहीं होगा। इट फॉलोज देन दैट इफ 2 पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ आर टेकन दे विल टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसका मतलब अगर आप एक टाइम पे 2 पेंडुलम की रीडिंग को नोट कर रहे हो, दोनों के पेंडुलम की जो थ्रेड की लेंथ है सेम है, अगर सेम लेंथ है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दोनों का टाइम पीरियड होगा ऑसिलेट करने का वो सेम होगा। This observation led to the design of the pendulum clock. In pendulum clocks, time is measured in terms of the time taken by standard pendulum to complete one oscillation. इसी तरह से जो क्लॉक में पेंडुलम लगा होता है वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड पेंडुलम होगा जिसमें हर क्लॉक में वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में टाइम सेम लगता है। अ क्लॉक और अ रिस्ट वॉच रन्स कंटिन्यूसली एंड कैन बी यूज्ड टू नो टाइम, हाउएवर दे कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली शॉर्ट time intervals such as time taken by an athlete to run 100 meter. For such measurement we need to watch that can be started and stopped at precise moments. We use a stopwatch in such cases. आप जो क्लॉक यूज़ करते हो, रिस्ट वॉच यूज़ करते हो, उसमें आपको शॉर्ट इंटरवल के टाइम के बारे में नहीं पता लगता। फॉर एग्जांपल अगर एथलीट 100 मीटर रेस चल रही है उनकी, तो अगर हमें माइनर सेकंड्स में देखना है, सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में कितना फ़र्क रहा दोनों एथलीट्स के बीच में, तो इसको चेक करने के लिए हम क्लॉक या रिस्ट वॉच का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच का। नाउअडेज वी यूज़ डिजिटल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स। आजकल कौन सी क्लॉक्स आने लगी है, डिजिटल। दीज क्लॉक्स आर मच मोर प्रिसाइज दैन द पेंडुलम क्लॉक्स। ये पेंडुलम से बहुत ज़्यादा सही है, इससे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आती है। Do you know automobiles are fitted with device that directly measure the distance covered in kilometer and show their speeds at different times? These devices are known as odometers and speedometer. ये क्वेश्चन आ जाता है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर के बारे में बताना है हमें। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर जो डिवाइस है वो क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा आपके बाइक के या कार के मीटर जो लगा होता है, वो मीटर क्या बताता है हमें कि कार कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में कितने किलोमीटर चली है। तो ये क्या है, ओडोमीटर, और क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर। नाम से क्लियर है, स्पीडोमीटर मतलब जो हमें स्पीड के बारे में बता रहा है अपने डिवाइस की, चाहे वो कार हो या बाइक हो। फिर आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं। Odometer of a car read 12,000 km at the start of a trip and 12,400 km at the end of a trip. जब कार को स्टार्ट किया गया तब उसकी रीडिंग 12,000 थी और जब उनका ट्रिप कंप्लीट हो गया तो रीडिंग कितनी थी, 12,400। तो इसका मतलब कार ने कितने डिस्टेंस कवर की, 12,000 तो पहले ही रीडिंग दे रखी है आपकी इनिशियल, बाद में 12,400 गिवन है। तो डिस्टेंस कितनी कवर की कार ने, 12,400 में से 12,000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर। ट्रिप को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। तो स्पीड बतानी है हमें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर, टाइम कितना है, 8 आवर्स। दोनों यूनिट चेक करो, किलोमीटर में गिवन और आर में, तो हमें यूनिट को चेंज नहीं करना। 400 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब है, अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी गिवन है। टेक अ लॉन्ग फ्लैट ऑर्डिनरी वुडन बोर्ड दैट कैन बी इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स। आपको एक वुडन बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये बोर्ड जो है इसको हमने कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दिया
Also take various objects like a pencil, car, plastic bowl, glass bowl and tennis ball which can roll slide down on the inclined plane. Inclined का मतलब सीधा नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर रखा है. फिर क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे पेंसिल है, कार है, प्लास्टिक बोल है, ग्लास बोल है, इन सबको स्लाइड कराएंगे इस प्लेन के ऊपर. मेजर एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग अ मीटर स्केल. आप स्केल की हेल्प से क्या करोगे, डिस्टेंस कवर, किस ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर की और कितना टाइम लिया. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, सबका डिस्टेंस नोट कर लोगे, टाइम नोट कर लोगे, इससे स्पीड निकल जाएगी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. नेक्स्ट कैलकुलेट द एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम हाफ वे डाउन. फिर क्या करोगे आप, पहले तो हम टोटल देख रहे थे डिस्टेंस कितनी कवर की, फिर मिड में देखोगे हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा. इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स फुल लेंथ रोल इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन इट रोल्स फ्रॉम हाफ वे डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन्स. व्हाट हैपन टू द एवरेज स्पीड इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इज चेंज्ड. We can use a flat, narrow, long, straight track over which we can slide object by giving them at initial push. अगर हाफ वे पे हम रीडिंग नोट करते हैं तो बताना है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, सेम होगी या चेंज हो जाएगी. हाफ वे करेंगे तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी. और उसके बाद रखे आपको What happens to the average speed if angle of inclination of the plane is changed. अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को चेंज करते हैं तो क्या स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. कुछ कैलकुलेशंस दे रखी हैं आपको. पीछे हमने फॉर्मूला बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आपको तीन यहाँ पर वैल्यूज है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है. डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है. स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट अगर आपको स्पीड और टाइम गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. न्यूमेरिकल देखो, शताब्दी एक्सप्रेस टेक 6 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ. टाइम कितना दे रखा है आपको, 6 आवर्स. स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर. निकालना क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो 80 को क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 480. और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर. इसी तरह से हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें डिस्टेंस से स्पीड गिवन होगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 250. और स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 250 है, स्पीड कितनी है, 50. जब इसको सोल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 आवर्स. तो कितना टाइम लगेगा दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने में, 5 आवर्स लगेंगे. लास्ट टॉपिक है ग्राफ. वी ऑल नो दैट अ गिवन आइडिया और कॉन्सेप्ट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड इफ वी कैन गिव इट्स पिक्टोरियल फॉर्म. द आइडिया और कॉन्सेप्ट देन appears to come alive as it was. ग्राफ आप मैथ्स में भी यूज़ करते हो, तो ग्राफ से जो भी हमें कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसको पिक्चर फॉर्म में देख करके एक्सप्लेन कर पाना ईजी हो जाता है हमारे लिए. ग्राफ वेरी ऑफन यूज इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड ऑफ स्टडी. ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैथ्स में, साइंस में ग्राफ का यूज़ किया जाता है. दे अनेबल अस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर. तो ग्राफ के थ्रू हम बता पाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि उसमें कितना कुछ चेंज हुआ. डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड एंड इट्स स्पेसिफिक यूज़ वी ऑफन ड्रा मैनी टाइप ऑफ ग्राफ. ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए बहुत तरह के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं. बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आर सम ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ. तो ये बार ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर पाई ग्राफ दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है, ग्राफ के टाइप हैं. ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ आर यूज मोस्ट ऑफन इन साइंस. तो साइंस में हम किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली बार ग्राफ का और पाई ग्राफ का. बार ग्राफ में आप मैथ्स में आपने करा भी है बार ग्राफ का यूज़. इसी तरह से पाई ग्राफ में देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रखे हैं. वॉकिंग मतलब इतने स्कूल जाने के लिए कैसे वॉकिंग करते हैं. नेक्स्ट है आपको जो ये रेड कलर का गिवन है, इतने जो बच्चे हैं वो स्कूल में कार से आते हैं. तो इस पाई ग्राफ से हमें पता चल रहा है सबसे कम वैल्यू किसकी है, जो ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ट्रेन,
मतलब सबसे कम कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, ट्रेन का सबसे कम यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल आने के लिए। तो ग्राफ की हेल्प से बताना इजी हो पा रहा है हमारे लिए। यूजिंग ग्राफ टू डिस्क्राइब मोशन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। और ग्राफ का यूज़ कहाँ करते हैं हम? मोशन को बताने के लिए। मोशन को बताने के लिए मतलब मूवमेंट को बताने के लिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वी ऑफन यूज लीनियर ग्राफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑन सच अ लीनियर ग्राफ वी जनरली चूज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो एक्सिस दिखाई दे रही हैं आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड क्या लिया हमने? टाइम। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेके चल रहे हैं हम? डिस्टेंस। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट है। और वाई कैसी है? डिपेंडेंट होगा वेरिएबल। वाई क्या लेके चल रहा है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हमने प्लॉट करा, फर्स्ट पॉइंट देखो, वी चूज अप्रोप्रिएट स्केल। सबसे पहले तो हमने स्केल चूज करा, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये टाइम टेकन है, वो उनके बीच में जो डिफरेंस लेके चल रहे हैं वो सेम है। जैसे डिस्टेंस में कितना लिया? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इसी तरह से टाइम में 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। सबसे पहले अप्रोप्रिएट स्केल चूज करा हमने। द स्केल शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सच दैट इट एनेबल अस टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ आप जो भी चूज़ कर रहे हो इस तरह से चूज़ करना है कि जो भी आपको ग्राफ में बताना है वो मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए उसका। सेकेंड, ग्राफ बनाते हुए क्या ध्यान रखना है? मार्क द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। फिर स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इसके ऊपर लाइन्स को मार्क करोगे। नेक्स्ट, मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यूज। जो आपको वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज का यूज करके आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में, इनके पॉइंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे। जॉइन ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट लिए। जैसे आपने फर्स्ट देखो, जब हमें टाइम दे रखा है 1 आवर, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी कवर की? 5 किलोमीटर। तो 5 और 1 का जो हमें इसके दिखाई दे रहा है वैल्यू, वहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया। फिर जब 2 किलोमीटर दे रख 2 आवर्स गिवन है टाइम, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 10 किलोमीटर। तो 10 और 2 का यूज़ करते हुए हमने क्या लगाया? एक पॉइंट लगाया। लास्ट में क्या करेंगे? सभी पॉइंट को हम मिला देंगे, तो हमारे पास क्या आ गई? एक लाइन आ गई। लीनियर इक्वेशन मिल रही है हमें। फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। आपको साफ साफ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर and try question answer of part D. Okay.